Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Radio Lums. I am your host Abdurrahman Abbasi. Usually when we talk about success, it is talking about landing a 4.0 GPO or a GPA or landing a generic corporate job. But the kind of success that we'll be talking about today, it is a different kind of success. The success that lands you at Oxford University on one of the most prestigious scholarships in the world. Today I am sitting down with Syed Asad Asif, a physics major, a maths minor, and most importantly, a Rhodes Scholar. Syed Asad Asif, welcome to the show. कैसे हैं आप? Walaikum assalam and thank you so much for inviting me. And yeah, I'm very good. मैंने आप लोगों की कुछ वीडियोस रेडियो लम्स से पहले भी देखी and I'm excited for this interview. Right. Thank you, Asad. So before we get into the technicalities and everything, let's just start off के आज आपका दिन कैसा गया? How was your day? आज का it was a very good day actually क्योंकि दो क्लासेस थी उनके दरमियान बहुत गैप था तो I sat down with my friends and we talked a lot. So we were just discussing our degree and our how our years went and we were talking about our courses. So yeah, it was a very good day. Nice, nice. Asad, I am a freshman myself and I have just started this journey. So looking back now, how does freshman year feel for you? Okay, was it like a lifetime ago या फिर time just went by in like a second? यार जब वक्त गुजर जाता है तो ऐसा लगता है कि बस कितनी जल्दी गुजर गया बट या इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस एंड आई लर्नड अ लॉट फर्स्ट तो ये कि जब व्हेन आई केम टू लम्स तो आई रियलाइज कि यहाँ मतलब बहुत competitive एनवायरनमेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं. मैं ए लेवल्स में टॉपर था बट आई रियलाइज कि यहाँ मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं. तो या इट वाज अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. लेकिन एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी कि हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे. फिज़िक्स पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग के कोर्सेज थे, बायोलॉजी थी. तो वो थोड़ा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था. जो डिफरेंट फ्लेवर्स थे साइंस के तो वो एक साइंस की वाइब्स आ रही थी. मोर ओवर एक फ्रेशमैन के लिए एक एडवाइस मेरी हमेशा होती है कि इनिशियली मैंने देखा कि कुछ फ्रेशमैन आकर गिव अप करना शुरू कर देते हैं, वो थोड़ा होप लूज़ कर रहे होते हैं. आई वुड से कैन डोंट डू दैट. सेट हाई एम्स, सेट हाई गोल्स एंड या यू विल बी सक्सेसफुल. और इनिशियली हो सकता है कि आपका थोड़ा जीपे को हिट लग जाए या किसी कोर्स में अच्छा परफॉर्म ना करें तो वो बाद में रिकवर हो जाएगा. तो ऐसी बात नहीं है. Yeah, that is very true. मुझे भी जब I gave my finals, I felt like कि यार बस इससे और नहीं होगा, मतलब nothing can be worse than this. तो but it was nice to hear from you कि ये वक्त गुजर जाएगा and things will get better and in the long run ये चीज़ें भी हमारे लिए beneficial होंगी. Right, so Asad, I want to start from the very beginning. I know कि अभी आप ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं but ये जो आपकी जर्नी है it started long time ago, right? तो how was your childhood like? सबसे पहले तो, और सेकेंडली आपका घर का माहौल कैसा था? वर यू ऑलवेज दैट नर्डी कैड या फिर यू वर दैट फन काइंड? यार एज फार एज आई रिमेंबर हमेशा मतलब बचपन से नर्सरी से लेकर ए लेवल्स के एंड तक मैं बिकन हाउस में ही पढ़ा था. मेरी अम्मी वाकई बहुत ज़्यादा पढ़ाती नहीं, आई वुड बी ऑनेस्ट. तो जब मैं ये नहीं कि कोई प्रेशर डालते नहीं, ऐसा कभी नहीं होता था. बट लेकिन घर का, अपने घर के माहौल का पूछा तो घर में पढ़ाई की बहुत ज़्यादा अहमियत थी और लाइक इट वाज लाइक कि पढ़ना है. सो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तो मैं पढ़ता था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करता था. लाइक आई रिमेंबर कि जब मैं बिकन हाउस गार्डन टाउन में था तो जूनियर स्कूल में, मिडिल स्कूल में और फिर सीनियर स्कूल में मैंने काफ़ी मरतबा मैं सेक्शंस में टॉप कर रहा होता था या और क्लास में मैं हमेशा टॉप पर ही होता था. तो या बहुत ज़्यादा मैं पढ़ता तो था. तो बचपन से ही वो मेहनत करने की एक आदत डल गई थी. एग्ज़ाम्स के लिए किस तरह प्रिपेयर करना है इसकी बचपन से ही आदत डल गई थी. एक मुझे बाद में ओ लेवल्स में, आई लेवल्स में नहीं करनी पड़ी, पहले ही से मेरे अंदर ये आदत थी. और कम्पीट किस तरह करना है क्लास में, ये सारी आदत थी पहले से. बाकी एक और बात बता दूंगा, आपने पूछा आप नर्ड थे या नहीं, ऐसा नहीं था. मैं कार्टून देखता था. मुझे याद है इस वक्त कि मैं डोरेमोन बहुत ज़्यादा देखता था. इवन आज भी अगर मतलब कोई एपिसोड डोरेमोन की आएगी तो मुझे याद होगी वो. क्रिकेट भी मैं देखता था. तो या और भी काम करता था. हाँ, राइट राइट. असद, मुझे लगता है कि जब आपके घर का माहौल ही ऐसा हो ना कि उसमें यू नो एवरीवन स्टडिंग और वो पढ़ाई वाली चीज़ हो तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ आप में भी आ जाती है. यू नो आई हैव 3 सिस्टर्स और तीनों के दे हैड स्ट्रेट ए स्टार्स इन देयर ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स. तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ ना मेरे अंदर भी आ गई. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई रेजोनेट विद टू. और खैर, नाउ moving on, you know, since we're talking about households और आपका बचपन कैसा था,
यू नो ग्रोइंग अप इन अ पाकिस्तानी हाउस होल्ड, तो आपका पाथ यूजली सेट होता है कि भाई बेटी है तो डॉक्टर बनेगी, बेटा इंजीनियर बनेगा. तो हाउ डिड a young Asad in that environment find love for something as abstract as theoretical physics? मैंने कभी ये ए लेवल से पहले तक सोचा ही नहीं था मैंने क्या बनना है. आई वुड बी ऑनेस्ट. मेरे ख्याल से यार मैं 4 बहन भाई में सबसे छोटा था. जो मेरे पहले तो ये था कि बड़े बहन भाई पढ़ते थे तो वही आपकी बात के ऑटोमेटिकली एक आदत डल गई थी कि पढ़ना है. ठीक है, उसकी मतलब वो जब पढ़ रहे हैं तो फिर आपके अंदर ऑब्वियसली एक आदत डल उस माहौल की वजह से आदत हो जाती है पढ़ने की. लेकिन ए लेवल से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने क्या बनना है. जब मैं ए लेवल्स में था देन आई स्टार्टेड टू थिंक कि अब क्या करना है. मैंने जब ओ लेवल्स में आते हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, तब जाकर तो मुझे पता चला था फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री क्या. इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था. डॉक्टर्स का आपको पता होता है कि डॉक्टर क्या होते हैं क्योंकि आप डॉक्टर के पास बैरल गए हुए होते हैं. इंजीनियर का भी नहीं पता था क्या होता है इतनी एग्जैक्टली. तो जब मैं ए लेवल्स में था आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स एंड एंड स्पेशली आई एम वेरी गुड एट मैथमेटिक्स. मैं मैथ्स में इतना अच्छा हूँ कि मतलब अगर मुझे कोई बुक देने हैं मैथमेटिक्स की तो मैं खुद ही उसको पढ़ के समझ भी लूँगा. तो ए लेवल्स में मुझे पता चला कि फ़िज़िक्स जो है वो इट्स जस्ट मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल वे है यूनिवर्स को स्टडी करने का. तो वहाँ से मेरे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ था मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के इंटरसेक्शन पे कुछ पढ़ने का. आई वुड बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये डिसीजन लिया था फिज़िक्स पढ़ने का तो थोड़ा क्रिटिसिज्म, ये नहीं कि कोई प्रेशर डला हो, लेकिन थोड़ा क्रिटिसिज्म आता था मतलब मेरे इर्द गिर्द लोगों से कि भाई फ़िज़िक्स पढ़ के क्या करना है. क्योंकि पाकिस्तान में इतनी कॉमन डिग्री नहीं है. आप ईद पर किसी के घर चले जाओ या वैसे कभी फैमिली में कोई रिलेटिव्स वगैरह पूछ लेते थे कि इस डिग्री के बाद क्या करना है फ़िज़िक्स के बाद, तो टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई इतना अच्छा जवाब होता भी नहीं था क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था. आई वाज जस्ट फॉलोइंग माय पैशन. तो बट या थैंक गॉड कि फिज़िक्स पढ़ने का फ़ायदा हो गया. या सर आई हैव टू कमेंड यू फॉर दैट, क्योंकि अक्सर लोग पाकिस्तान के अवाम में ये करते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दे ऑल गो विद द ट्रेडिशनल वेज, राइट. आपने एक किया, आपने इसको साइड पर रखा, आपने कहा फिज़िक्स मेरा पैशन है, मैं फ़िज़िक्स करूँगा, दिस इज़ माई पैशन, आई एम गोना गो विद दैट, आगे देखा जाएगा. सो दैट इज़ वेरी नाइस टू हियर. तो यू नो बिल्डिंग ऑन दिस, क्या कोई एक ऐसे कोई स्पेसिफिक मोमेंट था दैट क्रिएटेड अ शिफ्ट कि यार फिज़िक्स, मतलब फिज़िक्स, लाइक डिड यू सॉल्व लाइक अ टफ क्वेश्चन, यू वर लाइक डैम फिज़िक्स इज़ फॉर मी? क्या कोई ऐसा मोमेंट था या कोई टीचर था ऐसा, एनीवन? ऐसा कोई यूरिका मोमेंट हो गया एकदम से कोई नई कोई डिस्कवर कर लिया कोई चीज़, ऐसा तो नहीं था. या ऐसा कोई टीचर भी नहीं था जिसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे किया हो. ये वही था कि ग्रेजुअली एक आइडिया डेवलप हो रहा था कि जब मैं मतलब ए लेवल्स में था, क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा होता था फिज़िक्स के, मैथमेटिक्स के, तो एक आइडिया डेवलप हो रहा था कि ये कर लेता हूँ. लेकिन मुझे भी उस वक्त भी या कॉलेज के दिनों में भी ये था मेरे दिमाग में कि भाई इस डिग्री के बाद मैं खुद भी क्या करूँगा. ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल ही जॉबलेस हो गया हूँ, क्योंकि अगेन हमें पाकिस्तान की सिचुएशन का पता है, यहाँ कोई इतनी रिसर्च वगैरह तो नहीं होती. एक वाक़या था बहरहाल ज़िंदगी का. मैं एक दफ़ा ऊबर पे वापस आ रहा था तो ऊबर वाला अपनी मुझे कोई कहानी बता रहा था कि उसकी जॉब थी, फिर वो चली गई, तो देन ही स्टार्टेड डूइंग अ बिजनेस. तो आई आस्क्ड हिम कि भैया पैसे किस तरह कमाते? तो ही सेड कि यार अल्लाह रिस्क थोड़ी रोक देता इंसान का. तो आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि यार अल्लाह ताला रिस्क नहीं रोकेगा, इंशाल्लाह कुछ रास्ता बन जाएगा. तो ये थोड़ा बिलीव था कि हाँ इंशाल्लाह कोई रास्ता बन जाएगा. Oh, that is very fascinating to hear. अच्छा Asad, अभी this podcast will be, you know, show to a lot of freshmen, a lot of sophomores. They will be listening to this podcast right now. और you know, आप उनके पैरों में भी एक टाइम पे खड़े हुए थे. तो आपने अपनी ज़िंदगी में एक डबल मेजर लोड एक तो हैंडल किया, दैट इज़ फिज़िक्स एंड मैथ्स, और आपने इस तरह के ग्रेड्स मेंटेन किए हैं दैट दे चोज़ यू फॉर द रोड स्कॉलरशिप. तो आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू नो कि आपकी डेली रूटीन क्या थी. अच्छा, पहली बात तो ये डबल मेजर नहीं था, इट वाज लाइक फिज़िक्स मेजर मैथ माइनर. तो जितने फिज़िक्स मेजर के रिक्वायरमेंट्स होते हैं 130 क्रेडिट आवर्स मैंने वहीं उसी में किया. डबल मेजर वाले मेरे ख्याल से 160 करते हैं. अच्छा, आई मीन स्टिल फिज़िक्स एंड मैथ्स दोनों हैंडल करना बड़ी बात है यार. हाँ ठीक है. तो एक बात और कि जब मैं फ्रेशमैन था और जब मैं देखता था जो सीनियर्स होते थे या जिन लोगों ने बड़ा अचीव कर लिया होती थी कोई चीज़, या जिनका किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता था, मैं सोचता था कि यार इन्होंने किस तरह कर लिया, ये लोग किस तरह करते हैं. तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह अभी शायद जिस तरह बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं भी एक ज़माने में बहुत से लोगों को ऐसे ही देख रहा होता था. एंड इससे मुझे एक चीज़ पता चली कि जो लोग कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं बहरहाल वो भी ऑर्डिनरी लोग ही होते हैं.
सोया इससे और एक और अपनी डेली रूटीन बताने से पहले बात कि एक दफ़ा ना जब मैं स्कूल में था बिकन हाउस गार्डन टाउन में, तो बात हो रही थी क्लास में कि एक स्कॉलरशिप होती है रोड स्कॉलरशिप, और तब पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक स्टूडेंट को मिलती है। तो मैं सोच रहा था पता नहीं कौन ही होगा जिसको मिलती होगी, क्योंकि हमारे माइंड में ना इस तरह से होता है कि ऑक्सफोर्ड तो कोई मतलब बच्चा था तो माइंड में यही था कि हम पढ़ते थे कि कायदे आज़म ऑक्सफोर्ड गए थे, या हमारे दिमाग में ऐसे होता था कि कोई एलीट घर के लोग होते हैं ना वही ये जा सकते हैं, बस वही अफोर्ड कर सकते हैं। मैं सोच रहा था पता नहीं किसको ये रोड स्कॉलरशिप मिलती होगी। Then on 18th October 2025, I myself got the Rhodes Scholarship. So one thing for all the freshmen is कि कोई चीज़ दूसरे बंदे में डिफरेंट नहीं है अगर उसने कोई अचीव कर लिया। अब उसी बात पे आ जाते हैं डेली रूटीन पर। क्या यार, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। आप मेहनत करो और कंसिस्टेंसी के साथ करो। मेहनत का मतलब ये नहीं होता एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन पहले पढ़ लिया। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू स्टडी एवरी डे। अब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वक्त गुजर जाएगा वो फिर वापस नहीं आएगा। तो अब रोज़ सुबह उठ के यू हैव टू फिगर आउट कि मैंने ये पढ़ना है, इस क्विज़ की तैयारी करनी है, ये असाइनमेंट्स हैं इनकी तैयारी करनी है, और अगर आप टी-शर्ट्स वगैरह या कोई ऐसे एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हो तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। यार मैं टू बी ऑनेस्ट मेरी डेली रूटीन यही थी। मतलब खाना खाने के अलावा और बाकी थोड़े कामों के अलावा मैं यूजुअली पढ़ ही रहा होता हूँ। हाँ, एट टाइम्स और लेटर इन माई डिग्री थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट मैंने करना शुरू कर दिया था। मैं रील्स वगैरह सच बताऊँ तो देखता था, मैं रील्स देखता था फेसबुक में, उस पर बहुत टाइम ज़ाया कर लिया करता था। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखकर थोड़ा मतलब रिलैक्स कर लिया करता था। ये काम मैं करता था, ज़ाहिर इंसान हूँ, लेकिन मैं पढ़ता बहुत ज़्यादा था, ये मैं बात एडमिट करूँगा। मेरे जो रूममेट्स हैं वो इस बात के विटनेस है कि जब मैं सोने लगता था तो मेरे बेड पर किताबें बिखरी हुई होती नहीं, वो स्कैटर्ड होती नहीं बेड पर, और मैं उन्हीं किताबों के साथ ही सोता था। कोई मेरे अंदर ये भी नहीं हिम्मत होती थी कि इनको अरेंज कर लूँ। तो आपको मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी होगी। अगर आपने कुछ भी अच्छी जितना बड़ा गोल रखा है उतनी ही फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात है। सही। बस इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर कि अ पर्सन लाइक असद हिमसेल्फ हु इज़ अ रोड स्कॉलर, आप भी रील्स स्क्रॉल करते हैं, मतलब आई मीन दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर। मूविंग ऑन, आपने जैसे बात की कि अक्सर फ्रेशमैन होते हैं और young people, they're easily impressed. For example, a person is on a high status in terms of their, their work. तो हम अक्सर ये अज्यूम करते हैं कि यार दिस गाय इज़ इंटायरली डिफरेंट, मतलब ये स्टार्ट से ही ऐसा होगा, स्टार्ट से पैदा निकलते ही ना अपने माँ के पेट से ये फिज़िक्स करना स्टार्ट कर दी होगी इसने। बट दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर कि एवरीवन स्टार्ट्स एट द सेम लेवल, राइट। खैर, आपने बात की कि आपके रूममेट्स गवाह होंगे कि किताबें सारी बिखरी पड़ी थी आपके बेड पे। तो फॉर एग्जांपल आपके साथ इस तरह भी हुआ होगा कि आप व्हेन यू सैट डाउन टू लर्न अ कॉन्सेप्ट, तो एट टाइम्स वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, यू सैचुरेटेड, तो आप तब क्या करते थे? क्या आप क्रैम करते थे या फिर आप अपने आप को फोर्स करते थे कि नहीं यार कम ऑन डू इट, व्हाट वाज योर अप्रोच? यार ये तो आज भी होता है, मतलब ये तो आज भी, मतलब अगर मैं सीनियर ईयर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो बहुत सी इस तरह की चीज़ें जो मुझे इस वक्त भी नहीं समझ आ रही। ये लर्निंग के प्रोसेस का पार्ट है कि कोई भी चीज़ इनिशियली समझ नहीं आती। कोई भी नया टॉपिक, मतलब आप कैलकुलस जब स्टार्टिंग में पढ़ते थे, वेक्टर्स पढ़ते थे जब हम ओ लेवल्स में थे, तो वो भी नहीं समझ आते थे, लेकिन आज बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझ आए हुए हैं। लर्निंग के प्रोसेस में लर्निंग का कर्व इस तरह से होता है कि इनिशियली हमेशा कोई भी चीज़ समझनी हो, अगर वो मुश्किल हो तो और ज़्यादा, और अगर वो मुश्किल हो तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि स्टार्टिंग में समझना बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को। तो एक बात है कि अगर कोई चीज़ अगर आज समझ नहीं आ रही ना, पहले दिन डे 1 पे नहीं समझ आई, तो डे 2 पर फिर पढ़ें, डे 2, और ये भी कि अपनी अप्रोच भी बदलें, और एक और बात कि लिटरेचर भी ज़्यादा एक्सप्लोर करें। एक ही बुक के साथ ना लगे रहें, यूट्यूब पर वीडियोस देखें, लेक्चर्स देखें, ऑनलाइन नोट्स मिल रहे हैं, दूसरे मटेरियल अवेलेबल हैं, वो भी देख लेने चाहिए। फिर अगर डे 2 पर भी नहीं समझ आ रही, डे 3 पर पढ़ें, डे 4 पर पढ़ें, ये करते ना। इसलिए मैं कहता कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, डे 1 पे नहीं आ रही, डे 2 पर कोशिश करें। एक दिन लाजमी आएगा जब वो लर्निंग के कर्व में लाजमी वो दिन आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि महीने 1-2, मुझे इस तरह भी हुआ कि 1-2 महीने के बाद कॉन्सेप्ट समझ आए। मैंने 3 बार मैकेनिक्स टीए किया, एंड आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जब मैं खुद मैकेनिक्स का फ्रेशमैन था, जो पहला हफ्ता वो तो मैंने कर लिया था क्लियर, जो दूसरा हफ्ता मैकेनिक्स का
आई फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, और मुझे खुद नहीं समझ आ रही होती थी एंगुलर मोमेंटम और इस तरह के जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आते थे, मुझे नहीं, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा होता था कि क्या हो रहा है कुछ चीज़ें। तो बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो समझ आ गई। तो अगर एक चीज़ नहीं समझ आ रही तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एक दिन पढ़ें, अगले दिन ट्राई करें, कीप ट्राइंग, तो फिर आ जाती है। राइट, जिसको कहते हैं ना कंसिस्टेंसी इसकी, आपको नहीं समझ आता, यू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन until you get it. So that is very nice to hear. I feel like वो वाला स्पेसिफिक माइंडसेट कि यार आपने गिव अप नहीं करना बस, मतलब इफ़ यू डोंट गेट इट you gotta try again and then again and then again until you get it. So that is very commendable. Asad, आपने, moving on to your research that you've done on Hawking radiation, which is a mouthful to speak out loud. आपने उस पर बहुत high level research की है. For a student who is doing his undergrad और वो खुद एक scared है to reach the professors for research, right? Because students नहीं करते, you know, they think of themselves कि उनको भी नहीं पता, they're only doing their undergrad. तो आपने कैसे प्रोफेसर्स को रीच आउट किया, और जो लोग डरते हैं ये करने से आप उनको क्या एडवाइस देंगे? ओके, सो देखो फिज़िक्स डिपार्टमेंट में तो सीन ये है कि आपके पास स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं ही नहीं, तो प्रोफेसर्स आपको नाम से मोस्ट ऑफ द टाइम्स जानते होते हैं, उनको आपका नाम भी पता, आपके बारे में पता होता है। जो बाकी मेरे अप्रोच पर जो बात आती है, एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा, वो एक्चुअली यहाँ लम्स के ही ग्रेजुएट हैं, तो वो अब यूएस में होते हैं। तो उनकी ईमेल आई थी कि वो अप्रोच के लिए कोई स्टूडेंट ढूंढ रहे थे, तो आई जस्ट साइंड अप। बाकी मैंने उनके साथ जो काम किया समर में वो हॉकिंग रेडिएशन पर था, बट इट वाज जस्ट अ लिटरेचर रिव्यू। आई वुड नॉट से कि मैंने कोई नई चीज़ डिस्कवर कर लिया, कोई बहुत कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिया, ऐसा नहीं था। वो बस एक लिटरेचर रिव्यू था, एंड आई फाउंड इट टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने उस पर बहुत से कॉन्सेप्ट्स लर्न किए थे। मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था, और मुझे समझने में भी मुश्किल हुई थी। फिर जो सेकंड फेज़ है उसमें हम ब्लैक होल्स पर काम कर रहे हैं, तो वो तो काम अभी भी चल रहा है। एंड आई मस्ट से कि ही इज़ अ वेरी नाइस प्रोफेसर, ही हेल्प मी अलॉट। हैड इट नॉट बीन फॉर हिज हेल्प एंड हिज असिस्टेंस तो बड़ी मुश्किल होनी थी मुझे। अभी भी यहाँ हम उस पर काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल था, और सर कॉन्स्टेंटली मुझे मोटिवेट और सपोर्ट करते रहते हैं। वन आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, तो आई फाइंड थिंग्स डिफिकल्ट एट टाइम्स। राइट। असद, आपने बोला कि जो लिटरेचर रिव्यू था वो बहुत मुश्किल था, एंड देयर वाज कांस्टेंट डिफिकल्टीज गोइंग इन योर वे। तो व्हेन समथिंग इज सो हार्ड एज थ्योरेटिकल फिजिक्स इज, तो आप फिर उस चीज़ में व्हेन यू फाइंड इट हार्ड देन यू आर लविंग इट एज वेल, तो हाउ डू यू बैलेंस द टू थिंग्स? फिर आप किस तरह, मतलब यू आर हेटिंग इट एज वेल बट यू आर लविंग इट एज वेल, तो हाउ डज दैट गो? फिजिक्स में ये लाजमी होता है कि इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आई वुड एडमिट इट। बट मैंने पहले लर्निंग कर्व की बात की थी। जब आप लर्न कर रहे होते हैं ना, तो इनिशियली जब चीज़ समझ नहीं आ रही थी, तो ये एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि आपको डिफ़िकल्टी लगी कि आप यू स्टार्ट टू हेट इट, आप उसको उससे नफ़रत हो जाती है आपको उस चीज़ से। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखें, गिव अप ना करें, तो वो फिर चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। अब ये मेरी ज़िंदगी में इतनी बार ये प्रोसेस इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ कोर्सेज में, कि मतलब अब मुझे आदत हो जाती है बंदे को कि थोड़ा वेट करूँगा तो इवेंचुअली समझ आ जाएगी कॉन्सेप्ट की। तो या पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। राइट। Patience is indeed very important, as abhi my last semester mechanics thi, and I truly had to show a lot of patience to get through that course. Acha, Asad, we've talked about your early education, we've talked about tips and everything. Now let's talk about the Rhodes Scholarship. I was thinking as I was preparing for this podcast, I was thinking कि जो लोग रोड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, everyone is perfect on paper. सबका 4.0 GPA होता है, हर कोई प्रेसिडेंट होता है किसी सोसाइटी का, so everyone is very perfect on paper. तो I was wondering कि वो X factor क्या होता है that distinguishes a Rhodes scholar from someone who's got rejected from a Rhodes scholarship? ओके, सो देखो, रोड स्कॉलरशिप के लिए ये बात तो ट्रू है कि कंपेटिटिव बहुत है, और बहुत से इस तरह के स्टूडेंट्स होंगे जिनका GPA बहुत ज़्यादा होगा, 4 नहीं तो 4 के करीब होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी स्ट्रांग होंगी, और एक्टिविटीज़ भी, मतलब उनकी एक्टिविटीज़ भी होंगी, एकेडमिक्स में भी अच्छे होंगे। देखो, रोड्स कमेटी जो मुझे समझ आई है, मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये सारे मेरे अपने ओपिनियन है, तो जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। रोड्स कमेटी जिस तरह के स्टूडेंट्स को ढूंढती है जो खुद भी एकेडमिक्स में अच्छे हों, जिनके एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह थोड़े स्ट्रांग हों,
और सेकंड उनका कोई विजन हो दुनिया के लिए, मतलब हाउ टू सर्व ह्यूमैनिटी। क्योंकि उनके जो मतलब उनका एक मैनुअल होता है, उसमें लिखा होता है कि आप किस तरह ह्यूमैनिटी के कौन से चैलेंजेस को किस तरह सॉल्व करेंगे, आपके पास ऐसे मतलब आप अपने टैलेंट्स को यूज़ करके किस तरह ह्यूमैनिटी के चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे। दिस इज समथिंग दे आर लुकिंग फॉर। रोड्स कमिटीज, द रोड्स पैनल इज लुकिंग फॉर फ्यूचर लीडर्स, ठीक है। रोड्स के जो हेड थी, एक दफ़ा वो लम्स आई थी एंड आई वाज सिटिंग इन द ऑडिटोरियम एंड शी सेड के शी आल्सो सेड द सेम कि दे आर लुकिंग फॉर leaders who can contribute to their society. And adding to it, she also said कि social science majors जो होते हैं वो ज़्यादा उनका मतलब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट शी सेड। बिकॉज देखो ना, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वो शायद डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सके सोसाइटी को, अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी है तो ऑब्वियसली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आप सोसाइटी को तो नहीं बदल सकते। तो इससे यही वजह है कि पाकिस्तान में भी अब चेंज हो गया है काफ़ी हद तक, लेकिन पहले स्टेम मेजर्स शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे रोड्स इंटरव्यू में। कौन सा ऐसा एक्स फैक्टर है? आई थिंक अगर आपकी इंटरव्यू में और अपनी पर्सनल स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समहाउ आप शो करो कि यू आर अ लीडर एंड यू हैव अ विजन एंड यू कैन चेंज द सोसाइटी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। मुझे मैं फ़िज़िक्स मेजर था और मैथमेटिक्स पढ़ता था। मेरे कोई कोर्स एज सच जितने कोई आउट ग्रुप्स के अलावा सोशल साइंसेस वाले नहीं थे, लेकिन मुझे हिस्ट्री पढ़ने का और पॉलिटिक्स पढ़ने का, करंट अफेयर्स पढ़ने का मुझे वैसे ही शौक़ था। जो मैं आपको बता रहा था ना, मैं रील्स वगैरह और वीडियोस देखता था, तो उसमें बहुत सारी हिस्ट्री की भी देखता था, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज देखता था। जो लोग पास्ट में बड़े काम करके गए उनकी बायोग्राफीज पढ़ता था, पॉलिटिक्स वगैरह देख लेता था, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ता था। तो इसलिए मेरे मतलब अब साइंसेस के अलावा मुझे और भी डिफरेंट चीज़ों का पता होता था। तो काइंड ऑफ जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो वो लीडरशिप वाले थोड़े जो चीज़ें थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। राइट। सो ये इम्पोर्टेंट है। लेट मी वंस अगेन से दिस कि आई नो सम स्टेम स्टूडेंट्स फ्रॉम मतलब लम्स के इस तरह के स्टूडेंट्स होंगे जिनके शायद मेरे से जीपीए ज़्यादा हो, जिनकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी अच्छी होंगी, लाजमी अच्छी होंगी, बट वेयर द लैक इज़ के यू हैव टू मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ शो करनी है आपने अपने इंटरव्यू में। हाउ विल यू इम्पैक्ट द सोसाइटी, ये ज़रूरी है शो करना रोड्स पैन इंटरव्यू के लिए। राइट। सो वन थिंग के एक तो लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए एंड देन यू हैव टू शो के द एबिलिटी टू दैट यू कैन चेंज द वर्ल्ड समहाउ। तो आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट एज थियोरेटिकल फिजिक्स इज, उसको कैसे कनेक्ट किया टू चेंजिंग द वर्ल्ड प्रैक्टिकली? हाँ देखो, एज अ फिज़िक्स स्टूडेंट मैंने ये बात की थी कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ साइंस देखो ना तो सो 16th और 17th सेंचुरीज जो है 1500s और 1600s, इसमें जो है एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है वेस्ट में, यूरोप में। वहाँ साइंटिस्ट आते हैं जिस तरह गैलीलियो है, न्यूटन है, इस तरह के साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है। और उसके बाद वंस देयर इज़ अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन तो एक साइंटिफिक थॉट प्रिवेल करना शुरू कर देती है सोसाइटी में। यूरोपियन सोसाइटी में एक साइंटिफिक थॉट आ जाती है साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद, जिससे फिर वहाँ एक जब साइंटिफिक थॉट आ गई तो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग आई, फ्री थिंकिंग आई थी, एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड था, जिसकी वजह से एक सोसाइटी में रिफॉर्म्स भी आए। और फिर जो साइंस के डिफरेंट एजेस हैं ना, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फिर एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद न्यूक्लियर और एटॉमिक एज है, फिर स्पेस एज है। तो आई रोट इन माई पर्सनल स्टेटमेंट कि फिर आजकल इंफॉर्मेशन एज चल रही है जिस एरा में हम रह रहे हैं। तो आई बिलीव कि फ्यूचर में क्वांटम टेक्नोलॉजीज जो होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो आई रोट इन माई पर्सनल स्टेटमेंट कि आई वांट टू वर्क ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज फर्स्ट। सेकेंड चीज़ जो मैंने लिखी थी कि आई वांट टू प्रोमोट अ साइंटिफिक कल्चर इन पाकिस्तान, बिकॉज एज ए स्टेटेड के यूरोप में देयर वाज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, बट इन दिस रीजन देयर वर नो साइंटिफिक लीडर्स। थोड़े थे, मतलब किसी हद तक सर सईद अहमद खान थे, किसी हद तक, लेकिन कोई ऐसे जितने कोई साइंटिफिक लीडर्स नहीं थे। तो समाउ मैंने एक साइंटिफिक लीडरशिप का डिस्कशन किया था उनने। राइट। तो अच्छा, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर एंड दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। हमने फिजिक्स के बारे में बात कर ली, वी हैव टॉक्ड अबाउट फेलियर्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट सक्सेसेस, रिसर्च एज वेल, बट आई वांट यू टू एंड दिस पॉडकास्ट बाय डायरेक्टली स्पीकिंग
to the audience or myself as a freshman, तो आप उनको who are listening to this podcast right now in their dorms, उनको क्या word of advice देने चाहेंगे as the senior that you are? ओके सो देखो मैंने रोड स्कॉलरशिप इसलिए अचीव की बिकॉज मैंने ये ड्रीम था कि मैं ये स्कॉलरशिप अचीव कर सकता हूँ. सो वन थिंग टू अचीव समथिंग बिग इज़ टू ड्रीम बिग. आपको बड़ा आप जितना सोचेंगे आप उतना ही ऊपर ज़िंदगी में जाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि यू हैव टू सेट बिग गोल्स. सेकंड बात ये कि यू हैव टू वर्क हार्ड. हार्ड वर्क पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. कभी भी इस तरह का कोई मिरेकल नहीं होगा कि एकदम से बैठ कर ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी. थर्ड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. एंड फोर्थ इज़ के गिव अप नहीं करना चाहिए. डिफ़िकल्टीज़ बहुत आ जाती हैं रास्ते में, बट यू हैव टू ओवरकम ऑल दोज हर्डल्स. यू हैव टू बी पेशेंट. सक्सेस कभी भी एक दिन में नहीं आती. बहुत से मोमेंट्स बहुत से दिनों में जो आपने हार्ड वर्क किया होता है उनका कम्युलेटिव इफेक्ट होती है. So yeah, you have to be patient as well. Right, that was perfect. I think I needed to hear that as well because as a coming freshman, I think I've done pretty mid in a lot of courses that I've had. तो बड़ा ना demotivating सा feel होता है कि यार बस that's it, मतलब SSC is not for me. तो it was nice to hear कि long run में things do turn out very good. अच्छा, Oxford is obviously a huge milestone for you, Asad, but I have a feeling कि ये सिर्फ आपके लिए ना एक check point है. You have much more to do in life. So where do you see yourself in the next 5 or 10 years? अच्छा, सो यार इसका एग्जैक्ट आंसर तो यार मुझे भी नहीं पता, बट आई वॉन्ट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. जो मैं सबसे ज़्यादा मतलब जितना आजकल मैं यही देख रहा हूँ कि मैं ऑक्सफोर्ड जाके क्या क्या फ़ायदे ले सकता हूँ. 5 years बाद तो मेरे ख्याल से मैं PhD ख़त्म कर रहा हूँ. बट इंशाल्लाह तो बट Inshallah. इन द फ्यूचर आई वांट कि समहाउ मैं अपने इस एजुकेशन इस अपॉर्चुनिटी का जो इतनी इन्वेस्टमेंट अब हो गई है मेरे पे, इसका पाकिस्तान को फ़ायदा दूँ. बिकॉज आई स्पेंड द फर्स्ट 23 years ऑफ माई लाइफ इन पाकिस्तान. आई वुड बी ऑन मतलब सारे इसी में. तो समहाउ आई वांट कि मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ बेहतर काम करूँ. बहुत अफसोस होता है जब यहाँ बुरे हालात देखते हैं, जब मसले देखते हैं, तो मैं न्यूज़ देखता भी नहीं क्योंकि इतना डिप्रेशन शुरू हो जाता है. आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, डिप्रेशन ही शुरू हो जाते हैं. तो समहाउ वो वांट कि मैं इस तरह के काम करूं जिससे मतलब मेरी सोसाइटी को फ़ायदा हो सके. एक काम जो मैं रिसेंटली इंशाल्लाह शुरू करूंगा वो मैं एक साइंस सोसाइटी इंशाल्लाह जल्दी ही बनाना शुरू कर दूंगा. और आई बिलीव कि उससे मैं लोगों तक साइंस की हिस्ट्री, साइंस कंटेंट लोगों तक, साइंस कम्युनिकेशन को प्रमोट करूंगा पाकिस्तान में. ये मैं रिसेंट अब बस थोड़े दिनों में काम शुरू कर दूंगा. Inshallah. चलें Asad, thank you so much for coming on the show. This was truly an insightful conversation आपके साथ. आप लम्स छोड़ के ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं and I'm sure you're taking a piece of Pakistan with you as well, taking a piece of Lums with you as well, and taking a piece of your mechanics student as well with you. So to our listeners, you heard the man. Do not limit your dreams just because you're scared of the odds, but go for your dreams because the odds are low. This is your host Abdurrahman Abbasi signing off. Allah Hafiz.